Okay, so we have this program for implementing or मल्टीपल इफ एल्स, ठीक है ना। कल अपन ने सिंगल इफ एल्स पढ़ा था, उसमें क्या था कि हम परसेंटेज को कंपेयर कर रहे थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वो स्टूडेंट पास है या फेल है। हेलो दिव्या, एम आई ऑडिबल? यस सर। नाउ अब हमें क्या करना है कि इस परसेंटेज को, इस परसेंटेज के बेस पे हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीजन निकालना है। उसके लिए क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि अगर 60% से ज्यादा होगा तो वो फर्स्ट डिवीजन होगा, फिर 60 से लगाकर 45% तक होगा तो वो सेकंड डिवीजन होगा, और अगर 45% से नीचे और 36% से ज्यादा हो तो थर्ड डिवीजन होगा, और 36% से नीचे नीचे वाला सारा फेल होगा। नाउ अब हमें इसी क्राइटेरिया को यहाँ चेंज करना है कि अगर परसेंटेज आपका 60% से ज्यादा या बराबर है, in that case you have to put it here that status is first division, FIRST. Okay, then अब देखो, पहले हमारे पास केवल दो कंपैरिजन थे, या तो वो पास है या फेल है, तो दो ही कंडीशन थी। अब हमारे पास चार कंडीशन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फेल्ड। तो जो फर्स्ट डिवीजन है वो 60% में गया। अब सेकंड डिवीजन की वापस हमें कंडीशन लगानी, तो उसके बाद में लगेगा आपका एल्स इफ, क्योंकि एल्स में जाने के बाद वापस वो कंपेयर करें। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग हियर एल्स देन इफ। अगर परसेंटेज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, in that case it will print status second division। देन इसके बाद वापस से एक और सिचुएशन आएगी कि सेकंड डिवीजन का अगर हो गया है, देन थर्ड डिवीजन एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, then it have to print third division, printf status third division। अब ये तीन कंडीशन तो हो गई। अब इसके अलावा जो भी होगा, यानी कि इन तीनों के अलावा फर्स्ट डिवीजन भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं और थर्ड भी नहीं हुआ, तो लास्ट सिचुएशन जो बचती है उसको हम सीधा सीधा एल्स में डाल सकते हैं। उसके लिए हमें कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज स्मॉलर देन 36 है या नहीं, क्योंकि अगर परसेंटेज आपका 60 से बड़ा नहीं होगा, 45 से नहीं होगा, 36 से भी नहीं होगा, तो ऑलरेडी वो 36 से छोटा ही होगा। इन दैट केस यू कैन just apply else statement here and just go for it, printf status we have to apply slash then status failed। okay, so it will already decided that कि अगर 60% से 36 से भी बड़ा नहीं है, 45 60 से बड़ा नहीं है, in that case it is already under the 36%, then it will be failed। okay, so what we did here कि हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई कि परसेंटेज अगर आपका 60 से बराबर या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन में चला जाए, यानी कि 60 से ऊपर ऊपर वाले सारे अगर होंगे, जितने भी परसेंटेज हैं, 70% है, 73% है, 85% है, 96% है, that all will goes in this situation। and if it will go in that statement, अगर ये इस ब्लॉक में चला जाएगा, then it will never go in any other block of if else statement। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल इफ एल्स में कोई भी एक सेक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। अगर एक इफ एग्जीक्यूट हो गया तो उसका कोई भी बाकी का इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स नहीं चलेगा। गॉट इट? यस सर। Now percentage is greater than 60, then it will go for first division। for example किसी का percentage 55 है, okay, so it will compare this कि 55 is greater than equal to 60, it will result false। क्यों? क्योंकि 55 60 से बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ से false रिटर्न करेगा, और false रिटर्न करेगा तो it will go in its else part here, and in else part we are again comparing value percentage to 45। तो अगर 60 से बड़ा नहीं है तो ये यहाँ जाएगा एल्स में, और एल्स में वापस हम कंपेयर करें कि क्या परसेंटेज 45 से बड़ा है। इन दिस केस इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज 55 इज ग्रेटर देन
45. So it will return true. That's why it will goes in this section here. तो ये इसका ये पार्ट एग्जीक्यूट कर लेगा. अब ये इफ अगर एग्जीक्यूट हो गया है, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. So it will print second digit here. And for now, if our percentage is 23%, okay, for example, we are having 23%, then it will compare 60 false. It will compare here 45 false. It will compare here 36 false. And all three conditions are false. And last is remaining S. ठीक है ना, S बच रहा है. तो ये ऑलरेडी सबको कंपेयर करने के बाद हमें वापस से अगर लास्ट सिचुएशन है तो हमें उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि 36 से नीचे नीचे जितना भी जाएगा वो सारा फील्ड में जाएगा. सो 23 किसी से भी कंपेयर नहीं हुआ, तो कोई भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अगर कोई भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और अगर आपने एल्स दे रखा है, इन दैट केस इट विल गोज इन एल्स पार्ट ऑफ दैट कंडीशन. सो 23 किसी से भी कंपेयर नहीं हुआ, किसी भी जोन में इसका किसी भी रेंज में इसको ट्रू नहीं मिला, देन इट विल गोज इन else part and it will print failed here. Okay, so this is called multiple if else condition. Okay, so now we have to test it. Control F9 करता हूं मैं. Okay, now I'm going to input marks here 40, 40, 44, 44, 44. Okay, so it will printing 220 is the total mass, percentage is 44, and it is going in third division because it is smaller than 45, right? Now again I'm executing, I'm giving 30 percentage, 33, 33, 33, 33, 33. Okay, Alt F5 से I am going to back there. 36 से 33% बना और it is going to do you fail. Okay. So now we can trace it program. देखो प्रोग्राम को ट्रेस कैसे करते हैं, ठीक है ना भाई, हमारी सिचुएशन सही जा रही है नहीं जा रही. कई बार क्या होगा कि आपको प्रोग्राम को ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा प्रोग्राम का फ्लो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. इन दैट केस यू हैव टू प्रेस F7. सो वर्ड मेन से स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन किया इसने, और फिर ये 5 सब्जेक्ट के मार्क इनपुट मांग रहा है, एंड इट इज स्कैनिंग 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर इनटू H, E, M, S and SS. So it will asking for value. We are giving 33, 33, 33, 33 and 33. So it is taking that value and doing sum of that. ठीक है, सम करने के बाद वो TM में डाल रहा है, TM को हम प्रिंट करा रहे हैं. So it is printing, then it will going to calculate percentage, TM divide by 5, percentage में वैल्यू आ गई, परसेंटेज की वैल्यू प्रिंट हो गई. प्रिंट होने के बाद it is comparing, ठीक है ना, 33% बनाया अपना. So it is comparing, क्या 60 से बड़ा है, नहीं है. Then it is going to 45, क्या 45 से बड़ा है, नहीं है. It is going to 36, क्या 36 से बड़ा है, नहीं है. Then it will goes automatically in else part and printing status equal to field. Okay, so then get ch, then it is asking for a value. Got it, Divya? Yes, sir. Okay, so प्रोग्राम को ट्रेस इस तरह से करते हैं. कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि आपको लगेगा कि आपका पूरा कोड सही है, फिर भी आपका प्रोग्राम करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है. इन दैट केस यू कैन गो थ्रू विथ फंक्शन की F7. तो ये आपको जैसे जैसे आप F7 प्रेस करते जाओगे एक एक, तो आपको ये लाइन बाय लाइन ट्रेस करके दे देगा प्रोग्राम को. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोड में गलती है या आपके लॉजिक में गलती है. ओके Okay. नाउ अब हमें क्या करना है कि एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स. ठीक है ना, नेस्टेड का मतलब होता है कोई चीज किसी के अंदर है. ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू गो हियर. ओके, वन टर्म मोर इज देयर. एक टर्म और आपको सुनने को मिलेगी कि ब्रांचिंग. प्रोग्रामिंग में एक टर्म और चलती है ब्रांचिंग, लूपिंग एंड ब्रांचिंग. ठीक है ना, तो लूपिंग भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ब्रांचिंग का मतलब भी आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही होता है. ठीक है ना, यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट कि ब्रांचिंग क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. ठीक है ना, ब्रांचिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो टॉप डाउन फ्लो होता है. ठीक है ना, जैसे कुछ भी कोड कर रखा है आपने तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है.
ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच में एग्जीक्यूट होता है, ऊपर से एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जहां पे आपका वॉइड मेन खत्म हो रहा है वहां पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो फ्लो चल रहा है, ठीक है ना, जैसे मेरा प्रोग्राम ये इस तरह से फ्लो चल रहा है, लेकिन यहां आने के बाद इस लाइन से वो क्या करे कि डिसाइड करे कि उसको आगे किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो 2 पार्ट में बढ़ जाता है या 3 पार्ट में बढ़ जाता है या 5 पार्ट में बढ़ जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग यहाँ कैसे हो रही है हमारे इस प्रोग्राम में, यहाँ ऐसे हो रही है कि यहाँ आने के बाद हम सीधा सीधा किसी को फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एज ऑन, हमारी तरफ से नहीं दे रहे हैं, इट इज डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज के बेस पे डिसाइड कर रहा है कि इसको फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है कि सेकंड डिवीजन की थर्ड डिवीजन या फेल। तो इट इज ब्रांचिंग हियर, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है प्रोग्राम को 4 पार्ट में। कैसे कि अगर परसेंटेज 60 आएगा तो ये इस पार्ट में जाएगा, अगर परसेंटेज 45 से बड़ा और 60 से छोटा आएगा तो इस पार्ट में जाएगा, अगर परसेंटेज आपका 36 से बड़ा और 45 से छोटा है तो इस पार्ट में जाएगा, और नहीं तो इस पार्ट में जाएगा। सो इट इज ब्रांचिंग हियर हाउ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, परसेंटेज के बेसिस पे इसको बांट रहा है, इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि ठीक है ना। कभी आपसे कोई गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए इसमें कंट्रोल जेड नहीं है, अल्टर बैक स्पेस, अल्टर के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है आपको, तो चीजें वापस रिवाइंड हो जाएगी आपकी। ओके, सो इट इज ब्रांचिंग हियर। हाउ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग होता है ब्रांचिंग का, जैसे हमारे पास पेड़ है, पेड़ जड़ से उगता है, सबसे पहले उसका एक तना होता है, तना से वो चलता चलता बड़ा होता जाता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आने के बाद उसकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है ना। तो एक से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, एक से मान लो 2 या 3 ब्रांच निकले, फिर उस हर एक ब्रांच से वापस मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, फिर उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है। सो दैट इज हियर ऑल्सो, कि हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल चल रहा है, जो एक सिंगल पाथ पे चल रहा होता है, तो हमारा प्रोग्राम सिंगल पाथ से मल्टीपल पाथ में डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस, ठीक है ना। जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल पाथ पे डिवाइड हो जाता है। सो हियर वी आर डिवाइडिंग और दिस प्रोग्राम ऑन 4 पाथ्स, ठीक है ना। 4 ब्रांच में हमने बांट दिया कि एक ब्रांच तो गई कि भाई अगर 60 से बड़ा होता है तो ये इस ब्रांच में जाए, अगर 45 से बड़ा है तो इस ब्रांच में जाए, फिर इसमें जाए और फिर इसमें जाए। सो दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग, ठीक है। नाउ अब हमें समझना है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है ना। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, ओके। नेस्टेड इज समथिंग लाइक कि हमारे पास कोई चीज है, कोई मान लो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हियर, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ बॉक्स हियर, ओके, ये हमारा बॉक्स है, और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बना दूं, ठीक है ना, इसके अंदर बना दूं, ओके। सो ये एक हमारे पास बाहर एक बॉक्स पड़ा है और उसके अंदर एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, ओके। सो हम क्या बोलेंगे, टर्म्स को कैसे समझना है, ठीक है ना। तो ये जो बॉक्स है, अंदर वाला जो बॉक्स है, दैट इज द नेस्टेड टू आउटर बॉक्स, ठीक है ना। जो बाहर वाला बॉक्स है उसका नेस्टेड है अंदर वाला बॉक्स, ठीक है ना, ये इसके अंदर है, इसीलिए इसको हम नेस्टेड बोलते हैं। सो नेस्टेड इज अ टर्म यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू इंडिकेट दैट समथिंग इज अंडर समवन, ठीक है ना, कोई चीज है जो किसी चीज के अंदर है, सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। तो ये बॉक्स इसके अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को इस बॉक्स को एक्सेस करना है या इस बॉक्स के अंदर जाना है या इस बॉक्स को निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले बॉक्स को पहले खोलना पड़ेगा। अगर बाहर वाला बॉक्स नहीं खोलूंगा तो मैं अंदर वाले बॉक्स को एक्सेस नहीं कर सकता। डिड यू गेट दैट टर्म, ये टर्म समझ में आया नेस्टेड का? यस सर। नाउ अब हमें इस कॉन्सेप्ट को हमारे अंदर हम क्यों यूज करते हैं, देखो नेस्टेड जो पढ़ना है हमें ब्रांचिंग में भी पढ़ना है, यानी कि लूप में इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में भी पढ़ना है, और आगे जाके हम इसको लूप स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, केवल उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो चेंज होता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट विल बी सेम। कोई चीज किसी चीज के अंदर है, दैट मींस दैट थिंग इज नेस्टेड टू द आउटर वन, ठीक है ना, बाहर वाले के वो अंदर है, इसीलिए हम उसको नेस्टेड बोलते हैं। सो सेम थिंग इज हियर, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सिचुएशन हियर कि हमें डिवीजन के साथ साथ उसकी ग्रेड को भी प्रिंट करवाना है। ग्रेड मींस कि वो ए ग्रेड में है कि बी ग्रेड में है कि सी ग्रेड में है कि डी ग्रेड में है कि ई ग्रेड में है कि एफ ग्रेड में।
फॉर एग्जाम्पल वी डिसाइडेड कि प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि जो फर्स्ट डिवीजन वाला स्टूडेंट है, तो फर्स्ट डिवीजन वाला तो क्या होगा, 60 से लगाकर 100 तक सारे परसेंटेज आपके फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे। लेकिन मान लो किसी के एक 61% है और किसी के 96% है, तो दोनों को वो केवल फर्स्ट डिवीजन ही बताएगा। दोनों का परसेंटेज का चेंजेस जो है वो चाहे 36% का डिफरेंस है उसमें, फिर भी उनका स्टेटस वो क्या बता रहा है, फर्स्ट डिवीजन ही बता रहा है। लेकिन प्रिंसिपल ये चाहता है कि प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, अगर उसका परसेंटेज मान लो 90 से 100 के बीच में है तो डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन आए, साथ में उसकी ग्रेड भी आए A++। ठीक है, A++ उसकी ग्रेड आए। फिर अगर उसका परसेंटेज जो है, अगर उसका परसेंटेज आपके 80 से 90 के बीच में है तो उसकी A++ ग्रेड आए। फिर उसका परसेंटेज अगर 70 से 80 के बीच में हो तो उसकी A+ ग्रेड आए, और अगर 60 से 70 है तो उसका परसेंटेज A आए। डिड यू गेट माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब इस इफ के अंदर यानी कि 60 से परसेंटेज सारे इसके अंदर चले गए। यहां जाने के बाद हमने फर्स्ट डिवीजन इसको प्रिंट करा दिया, भाई उसका डिवीजन फर्स्ट है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको डिसाइड करना है कि उसकी ग्रेड कौन सी है। तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे कि जो परसेंटेज है, अब 60 से परसेंटेज अंदर आ गया, अब हमें उसको क्या करना है, 60 से ऊपर ऊपर कंपेयर करना है कि अगर उसका परसेंटेज 90 से ज्यादा है, 90 या 90 से ज्यादा है तो उसकी ग्रेड को प्रिंट करवाना है A++। सो आई विल कंपेयर हियर अगेन कि इफ PER is greater than equal to 90, okay, so it will print grade A++, okay। now नाइन्टी से ऊपर का हो गया, 90 या 90 से ऊपर का हो गया, यानी कि परसेंटेज देखो सबसे पहले 60 कंपेयर करेगा। अगर 60 नहीं होगा, मान लो उसका परसेंटेज 44 है, तो क्या आपका कंट्रोल इस ग्रेड पर जाएगा? क्या क्या वो 90 वाले को कंपेयर करेगा क्या? दिव्या, यस सर। अगर आपका परसेंटेज मान लो 43% है, तो क्या आपका कंट्रोल यहां तक जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं क्योंकि हम जाएगा? करवा रहे नहीं है प्रिंट आगे, उसके आगे हम प्रिंट करवा ही नहीं रहे ना। नहीं समझो, परसेंटेज अगर आपका 43 है तो फर्स्ट टाइम में यही फॉल्स हो गया, यही फॉल्स हो गया, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं तो ना तो ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा और ना ही ये वाला इफ एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज दिस इफ इज नेस्टेड टू दिस इफ। ये जो इफ है वो किसका नेस्टेड है? इस बाहर वाले इफ का नेस्टेड है। तो नेस्टेड में मैंने बताया था कि अंदर वाला तभी एग्जीक्यूट होगा जब बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा। बाहर वाला एग्जीक्यूट होने का मतलब अगर वो ट्रू आएगा और उस ब्लॉक के अंदर आपका कंट्रोल जाएगा तो आपका ये इफ भी कंपेयर होगा, अदरवाइज इस इफ तक वो पहुंचेगा ही नहीं अगर आपका यहीं पे फॉल्स हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो हियर अगेन वी डिसाइड दैट कि अगर 90 से बड़ा होगा तो ग्रेड बता देगा ये। अगर परसेंटेज आपका 80 से बड़ा या इक्वल होगा, then it will print grade okay, then we are having else if greater than equal to 70,
then we have to print f, 1 second, okay. So if percentage is greater than 70 and smaller than 80, then we have to print grade A plus, and last one is S. मीन्स कि अगर आपका 90 से बड़ा नहीं हुआ, 80 से बड़ा नहीं हुआ, 70, देखो इसमें जाएगा तभी जब वो 60 से बड़ा होगा। 60 से बड़ा होने के बाद ये चेक करेगा क्या परसेंटेज 90 से भी बड़ा है क्या, तो 90 से अगर बड़ा होगा तो इस ग्रेड में चला जाएगा, बाकी इसमें चला जाएगा, बाकी अब बचा क्या केवल 60 से लगाकर 70 तक, तो वो एस में चला जाएगा सीधा। तो उसके लिए हमें कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है कि क्या परसेंटेज आपका 60 से बड़ा है, क्योंकि 60 से बड़ा होगा तभी इसके अंदर आएगा। तो लास्ट रेंज जो बची है उसको आप सीधा एस में सीधा यहाँ पे दे सकते हो। सो आई विल ट्राई इट हियर, स्लैश एन ग्रेड A. Okay, so this will be your nested if else, ठीक है ना। हमने if के अंदर if वापस लगाया है, क्योंकि हम एक सिचुएशन को क्रॉस करने के बाद उसमें वापस सिचुएशन आ रही है कि भाई अगर 60 से बड़ा है ठीक है, लेकिन अगर वो 90 से भी बड़ा है तो आप क्या करोगे, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते कि जिसके 61% बने और जिसके 91% बने हैं। वी कांट आइडेंटिफाई दैट both are having same knowledge or same temperaments, right? So we need to go to identify more there कि अगर उसका परसेंटेज 90 से बड़ा है तो उसको हमने क्राइटेरिया दे दिया कि अगर 90 से बड़ा है तो उसकी ग्रेड को A++ दो। So this will generate again comparison inside 60%। फर्स्ट डिवीजन के अंदर हमने वापस से कंपैरिजन लगाया कि अगर फर्स्ट डिवीजन तो है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका परसेंटेज अगर 90 से बढ़ा जाता है तो ग्रेड A++ डाले, ठीक है, और परसेंटेज उसका अगर 80 से बढ़ा जाता है तो A++ डाले, और 70 से बड़ा तो A+ डाले और ये डाले, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस। F9 से मैंने देखा इट इज ओके। F2 से मैं इसको सेव करा देता हूँ। कंट्रोल F9 से मैंने एग्जीक्यूट किया, इट इज आस्किंग फॉर परसेंटेज, सो आई विल टाइप 77 77 77 77 77। Okay, so it is totaling 385, making percentage 77, status is first division and grade is A+. Why it is A+? Because it is between 60 to 70, sorry 70 to 80, 70 और 80 के बीच में, इसलिए A+ आ रहा है। Again I will execute this, ठीक है ना। अलग अलग क्राइटेरिया चेक करते हैं अपन। मान लो मैं डालता हूं 99, so it will percentage, it will be 99 first division and A++, so its grade will be A++. Okay, again I will be executing for example 65, so it is making 65% first division and grade is A because it is between 60 to 70. Okay Divya? Yes, sir. Got it. So this will be our nested if else. Okay, nested if else को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगेन मैं समझा देता हूँ। कोई चीज किसी चीज के अंदर है, इट मींस दैट इज द नेस्टेड टू आउटर वन, ठीक है ना। वो बाहर वाली चीज के अंदर है। तो उसी चीज से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम हमारा लूपिंग एंड ब्रांचिंग का काम करते हैं, तो अगर हमने कोई इफ स्टेटमेंट लगाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई इफ स्टेटमेंट लगाया, उसकी ब्रांचिंग हमने शुरू करी, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर हम चाहे जितनी टाइम वापस से इफ स्टेटमेंट लगाकर उसकी ब्रांचिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये इफ हो गया, ये वापस उसकी ब्रांचिंग कर दी हमने,
इसके अंदर वापस से आप क्या कर सकते हो, इफ लगा सकते हो और उसकी ब्रांचिंग को परफॉर्म करवा सकते हो। तो हम चाहे जितने लेवल तक अंदर से अंदर नेस्टेड इफ एल्स कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, हमारी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पर केवल 2 लेवल पे ही हमें नेस्टेड करना था, इसलिए हमने 2 लेवल पे ही किया। अदरवाइज आप चाहे जितने लेवल पर इसको नेस्टेड कर सकते हो, चाहे जितने लेवल पे आप इसको अंदर से अंदर चेक करवा सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज और नेस्टेड इफ एल्स। ओके, सो नाउ आपको क्या करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट आपको अपने एम्प्लॉय वाले प्रोग्राम में लगाना है, ठीक है ना। कि अगर उसका जो ये क्या बोलते हैं, अगर उसका जो बेसिक अगर उसकी नेस्टेड सैलरी जो है अगर उसकी 25 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको उसको मैनेजर डिफाइन करना है। और चलो ये तो आपने कर दिया होगा, आई थिंक ये तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अपन। नाउ आपको क्या करना है कि हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम है उसमें हम सैलरी को डिफाइन कर रहे हैं। सैलरी में आपको अगर 25 से ज्यादा है तो उसको मैनेजर करना है, 20 से 25 के बीच में है तो उसको सुपरवाइजर करना है, 15 से 20 के बीच में है तो उसको ऑफिस स्टाफ करना है, और अगर 15 से नीचे है तो उसको वर्कर करना है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी उसके अंदर आपको देनी है। अब उसके बाद भी अगर आपको क्या करना है, अगर आप ये करना चाहो कि चलो मैनेजर में है तो मैनेजर में कौन सा मैनेजर है, ठीक है ना। तो मैनेजर के अंदर आप अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपस ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई सीनियर मैनेजर है या जूनियर मैनेजर है, ठीक है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। तो आपको ये डिसाइड कैसे करोगे, 25 से ज्यादा है और सैलरी का रेंज 25 से कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन 25 से अगर ज्यादा है और उसमें भी वापस 50 से भी ज्यादा है, 50 से अगर ज्यादा है तो उसको आप सीनियर मैनेजर या बोर्ड मेंबर बना दो, ठीक है। फिर आपका 40 से अगर 50 के बीच में है तो उसको सीनियर मैनेजर बना दो, ठीक है। और फिर आपका अगर 25 से 40 के बीच में है तो उसको जूनियर मैनेजर बना दो। तो ये हम उस ये कॉन्सेप्ट जो है नेस्टेड वाला हम उस एम्प्लॉय वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यू गॉट माय क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। सो ये काम आपको उस वाले पे करना है। ओके, एक तो उसमें करना है, दूसरा आपको इस सेकंड डिवीजन में भी अगर आप करना चाहो कैटेगराइज तो उसको सेकंड डिवीजन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। 2 चीज दे रखी है, ठीक है ना। इसमें आप बी प्लस और बी कैटेगरी दे सकते हो, केवल 2 कैटेगरी दे दो। 36 से अगर 40 के बीच में है तो बी कैटेगरी दे दो, और 40 से 45 के बीच में है तो बी प्लस कैटेगरी दे दो, ठीक है ना। तो ये काम हम यहाँ पर भी सेकंड डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लूपिंग और सॉरी ब्रांचिंग अप्लाई कर सकते हो अपने कंडीशनल स्टेटमेंट में भी, ठीक है ना। ब्रांचिंग का मतलब होता है नेस्टेड, ठीक है ना। आप चीज को 2 चीजों में डिवाइड किया, फिर 2 को वापस अलग अलग 2 बनी, फिर हर एक को वापस मल्टीपल में डिवाइड किया, तो इस तरह से आप ब्रांचिंग को अप्लाई करते हो। ठीक है, जैसे मैं इसमें जाऊं, ठीक है, इसमें गया मैं, इसमें वापस कंपेयर कर लिया मैंने, क्या कंपेयर कर लिया कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ओके, देन मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है ग्रेड इज बी प्लस। ओके, और सेकेंड कैटेगरी क्या बची, बस अब 40 से नीचे और 36 से ज्यादा बचा, तो उसको मैंने सिंपली एल्स में डाल दिया, प्रिंटफ किया मैंने और इसको ग्रेड में दे दिया मैंने बी। ओके, लेट्स ट्राई दिस।
F2 से सेव करता हूँ एंड कंट्रोल F9 से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. नाउ आई एम टाइपिंग 43. ठीक है, 43 किया, 43% बना और ये क्या डाल रहा है, थर्ड डिवीजन डाल रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग फॉर ग्रेड. So let's see what is the problem. If percentage is greater than 40, then print F grade B. Okay, it will not come here क्योंकि 45 से बड़ा होगा तो 40 से तो बड़ा ऑटोमेटिकली होगा. 43 is coming under after in this 36 से बड़ा होगा तो ठीक है. तो ये जो है ये यहाँ नहीं आएगा, ये कंपैरिजन यहाँ आएगा 36 के अंदर. ठीक है ना. 45 अच्छा ठीक है, सेकंड डिवीजन के लिए अपन कर रहे हैं तो अपना जो कंपैरिजन होगा वो इस तरह से होगा. ठीक है ना. देखना इसको वापस से, इफ 45 से मान लो 50 और 50 से 60 है तो मैं चाहता हूं कि अगर 55 से 60 के बीच में है, ठीक है ना, तो वो B प्लस करे. तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55. ठीक है, तो प्रिंट करें printf स्लैश n ग्रेड B प्लस. ठीक है, और एल्स यानी कि 55 से छोटा और 45 के बीच में है तो केवल क्या कर दे अपने printf कर दिया मैंने और स्लैश n ग्रेड किया B. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एंटर. F2 से सेव कर देता हूं. नाउ मुझे क्या करना है, अब कंट्रोल F9 से मैंने एग्जीक्यूट किया और परसेंटेज डालूंगा मैं 43 43 43 43 43. ओके, इट इज सेइंग थर्ड डिवीजन उसमें जा रहा है. ठीक है, यस करके मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूं कंट्रोल F9 से. यहाँ पे डाला मैंने 56 तो इट इज शोइंग B प्लस. गॉट इट दिव्या? Okay, sir. The next topic. Okay, Divya, you got it? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello, Divya. Yes, sir.
समझ में आ गया ना? सेकंड कैटेगरी जो अपन ने सेकंड डिवीजन के लिए लगाई थी 50% से ऊपर और 45 से 55 के बीच में. Yes, sir. So you have to apply the same concept for और एम्प्लॉय वाले प्रोग्राम में. ठीक है ना? एम्प्लॉय वाले प्रोग्राम में ये सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है. ओके? Okay. Should we end our session? Yes, sir. Okay, bye.